नमस्ते टू ऑल जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा नाम वानी मनोराज है एंड ऑन बिहाफ ऑफ चेतना आई बी मॉडरेटिंग टुडे सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बच्चे और मेंटल इलनेसेस के बारे में। हम हमारे पैनलिस्ट से लीगल फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे और उनसे जानेंगे कि बच्चों में जब मेंटल इलनेसेस होती हैं वो कौन सी कॉमन मेंटल इलनेसेस होती हैं और उनको कैसे डिटेक्ट किया जाए और उनको कैसे मैनेज किया जाए। शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आप सभी को चेतना कॉन्शियंस ऑफ वुमेन वाज established by Mrs. Pragya Parande, who is currently the member of the National Commission for Protection of Child Rights. चेतना 5 वर्टिकल्स के अंदर काम करता है, नेमली हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी, अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट। हमारे जो प्रोग्राम है इन 5 वर्टिकल्स के अंदर वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। अगर आपको चेतना के बारे में और जानना है तो आप चेतना को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। You can also contribute and help us and support us by sending in your donations. You can make a bank transfer on the information provided on the screens. We have with us our esteemed panelist. We have with us Dr. Shalini Bhasin. Ma'am is MD in pediatrics and she's also a child and adolescent specialist situated in Lucknow. We have with us Dr. Indu Arneja. Ma'am is a psychologist and mental health expert. She's also the director of the Indian Institute of Healthcare Communication. She has been associated with Chetna for the last 10 years in various capacities. We have with us Advocate Ridhima Gaur. Ma'am is an advocate in the Supreme Court of India as well as Delhi High Court. She is also empaneled as a central government counsel in the Delhi High Court. Thank you so much to our speakers for joining us today. Ridhima ma'am, I will firstly come to you. Ma'am, जो legal framework है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि there are laws that actually regulate mental health services and if a person has mental illness, उनको specific rights provide किए गए हैं. India में there are 3 acts which are the major acts that discuss or deal with mental health. Firstly, we have the Mental Health Act of 2017. Second is the Persons with Disability Act of 1995. And thirdly, the National Trust Act of 1999, which was actually enacted for the welfare of persons with autism, cerebral palsy, and mental retardation. तो मैम, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप हमें मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में अगर बता सकें एंड थोड़े ब्रीफली अगर आप उसकी हाइलाइट्स हमें दे सकें। श्योर वानी एंड सभी को मेरा नमस्कार। सो मेंटल हेल्थ एक्ट जो हमारे पास था वो ओरिजिनली 1987 में आया था, बट उसमें कुछ प्रॉस एंड कॉन्स थे एंड उसके होने के बावजूद डिस्पाइट दैट उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे कि लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। लाइक अराउंड 10% ऑफ इंडियंस ओनली वर रिसीविंग ट्रीटमेंट्स एंड रेस्ट वर विदाउट ट्रीटमेंट्स। सो उसको ओवरकम करने के लिए वी सुपरसीडेड दैट एक्ट विद द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, जो एक्चुअली 2017 में हमें प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी, बट दैट केम इनटू फोर्स इन 2018। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था कि हमें ऑब्वियसली उसमें प्रॉस एंड कॉन्स थे, बहुत सारे इश्यूज थे, तो वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन जो उससे डील कर पाए, एक क्लैरिफाइड क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में चीजें वो बताए, क्लियर करे। तो इसलिए हमने 2017 का एक्ट पास किया प्रेसिडेंट की एसेंट के थ्रू। एक्चुअली क्या हुआ था, इमीडिएट नीड का बरोजी एक बहुत मेजर क्वेश्चन है कि इमीडिएटली आपको क्यों ऐसा लगा कि हमें 2017 का एक्ट चाहिए और 1987 का जो एक्ट है उसमें कुछ इश्यूज हैं। वो ये क्या हुआ था कि जो यूएन कन्वेंशन हुआ था राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज 2007 में, उसको इंडिया ने रेटिफाई किया था और फिर उसको हार्मोनाइज करने के लिए अपनी लॉज को हमने राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, 2016 एंड द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 हम लेकर आए इसको हार्मोनाइज करने के लिए। नाउ कमिंग टू द हाइलाइट्स, वेल जो 2017 का जो एक्ट है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 1987 में नहीं थी और जो बहुत जरूरी थी मेंटली रिटार्डेड लोगों के वेलफेयर के लिए। सो दैट दिस एक्ट टॉक्स अबाउट
द राइट्स ऑफ पेशेंट्स। कॉज कई बार क्या होता है कि हम लोग जनरल जो पब्लिक होती है, हम लोगों के पास तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स हैं और हम उसको फाइट भी करते हैं, कोई इन्फ्रेंच होता है हमारा राइट। बट व्हाट हैपेंस, द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, विद मेंटल डिसेबिलिटीज, दे डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट देयर राइट्स। तो इस एक्ट ने उनकी राइट्स बताए, और वो राइट्स अगर वो उससे फाइट नहीं कर सकते तो उनके नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे कैन फाइट ऑन देयर बिहाफ। सेकेंड, थर्डली, इसने जो सुसाइड कमिट करते हैं मेंटली रिटार्डेड लोग, उसको डिक्रिमिनलाइज करा। इट डिक्रिमिनलाइजेस द अटेम्प्ट टू कमिट द सुसाइड। ऑल्सो कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स हैं जो पहले होते थे जो गलत थे, जो क्योंकि उनके ट्रीटमेंट में कुछ प्रोसीजर्स हम फॉलो करते थे, कुछ उनके वेलफेयर के लिए हम चीज़ें नहीं करते थे, वो प्रोसीजर गलत होता था जिससे वो लोग वेलफेयर कैटेगरी में नहीं आ पाते थे, उन सबको भी उसने प्रोहिबिट करा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है वो ये इसने करा, इस एक्ट ने करा कि जो जनरल मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज जो होती हैं उसके पार पे, उसके लेवल पे मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज को भी लेकर आया। क्योंकि कई बारी क्या, इनफैक्ट हमेशा ही ये होता है कि जो लोग मेंटल हेल्थ से जूझते हैं उनको हम सोसाइटी से अलग मानते हैं, सोसाइटी का पार्ट नहीं उनको हम मानते। तो उनको उनके वेलफेयर के लिए हमने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बनाया, सो दैट जनरल मेडिकल हेल्थ के पार पे, के लेवल पे मेंटल हेल्थ भी आए। वो कोई छुआछूत या कोई अलग चीज नहीं है, सोसाइटी में एक इशू है, एक मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे हमको बुखार होता है, कोई मेडिकल इशू, हमें कुछ भी होता है, तो दे आर सेम। ये इसके कुछ हाइलाइट्स हैं। जी मैम, और बहुत हाँ जी, एक जो मेजर चीज इसने करा कि एक फ्रेमवर्क बनाया, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो मेंटल हेल्थ से डील करते हैं, उनके लिए एक स्पेसिफाइड फ्रेमवर्क बनाया, ताकि उसी के अंदर विद इन द एम्बिट ऑफ दैट फ्रेमवर्क हमारी एस्टैब्लिशमेंट्स काम करें, और लोगों को, जो पर्सन्स हैं जो मेंटल हेल्थ से डील कर रहे हैं या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको पता चले कि हाउ टू अटेन दैट दोज सर्विसेज एंड दोज फैसिलिटीज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। मैम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही आपने, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट मेंटल, अभी जैसे कोविड के समय तो काफी मेंटल हेल्थ पे बात हुई है एंड एवरीबडी हैज बिकम वेरी अवेयर ऑफ मेंटल हेल्थ, लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अब मेंटल हेल्थ जो है दैट इज एट पार विद जनरल मेडिकल care, and government hospitals and every hospital should provide the same care as they would provide to any general medical issue. मैम, आपने जैसे बात कही कि उसमें राइट्स ऑफ पेशेंट्स दिए हुए हैं इस एक्ट में, अगर आप थोड़ा एलैबोरेट कर सकें कि ये कौन से राइट्स हैं, व्हाट आर दीज राइट्स ऑफ पेशेंट्स, तो विल बी वेरी ग्रेटफुल। या श्योर। एक्चुअली जो हमारा 2017 का एक्ट है, उसमें वी हैव अ चैप्टर 5 which is the heart, the soul of this act. Because हर एक्ट का एक सोल होता है। जैसे कि हम सपोज हम आईपीसी की बात करें या किसी भी एक्ट की बात करें, उसमें कुछ चीजें होती हैं जो उसको स्पेसिफिकली बताता है। ऐसी मेंटल हेल्थ एक्ट जो हमारा 2017 का है, इन दिस वी आर हैविंग अ हार्ट, अ सोल इन चैप्टर 5 ऑफ दिस एक्ट। उसमें कुछ 11 सेक्शंस हैं, फ्रॉम सेक्शन 18 to 28, जिसमें स्पेसिफिकली मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स के लिए हमें राइट्स बताए गए हैं, एंड दोज राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज उसको हम, ये राइट जनरली सबके पास होते हैं, बट मेंटली लोग, जो मेंटली रिटार्डेड पीपल होते हैं, उनको ये राइट्स अच्छे से नहीं मिल पाते हैं। तो उनके लिए वी हैव अ स्पेसिफिक कैटेगरी इन दिस एक्ट, इन चैप्टर 5, जो हमें राइट्स बताती हैं, एंड हम वन बाय वन उन राइट्स को पढ़ेंगे भी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी जो यहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मेंटली रिटार्डेड पीपल के, या कुछ लोग खुद भी होंगे, बिकॉज कई, हमें मेंटल हेल्थ ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे ही होती है, कई बार कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं। यहाँ बहुत सीनियर डॉक्टर्स बैठे हैं हमारे साथ, वो समझते होंगे इस चीज़ को, उन्हें पता है मुझसे ज़्यादा। तो कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, तो जब वो चीज़ नहीं है उस टाइम पे वो, उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता हो, और जब वो ठीक फील करे तो अपने राइट्स के लिए वो काम कर सके। सो वी हैव 11 राइट्स which starts from section 18 to 28. The first one is right to access mental health care. इसका मतलब कि हमें एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे, बिकॉज हॉस्पिटल्स एवरीबडी नोज कितना चार्ज करते हैं, बट इस एक्ट में हमें अफोर्डेबल कॉस्ट पे, अच्छी क्वालिटी में और एक्सेसिबल जो हमें हो, ऐसी मेडिकल फैसिलिटी की हमें राइट दिया गया है। एंड दैट शुड बी फ्री मेंटल हेल्थ केयर फॉर पुअर पीपल, फॉर होमलेस पीपल। Essential drugs should be made available. ऐसा नहीं हो
कि हाँ ड्रग्स तो हैं, वी हैव प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, बट उनको हम जानबूझकर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू चार्ज फ्रॉम देम, और हम उनको प्रिस्क्राइब करें कि आपको यहाँ से लेके आओ। नहीं, दिस एक्ट स्पेसिफिकली क्लियर्स कि you have to provide them essential drugs, either it is general Ayurveda, Unani, Suti, or any naturopathy, anything that has to be free of cost. The second thing is, which is also very very important, is right to community living. कम्युनिटी लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मेंटली रिटार्डेड लोगों को, जो जनरल लोग होते हैं वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं उनको कम्युनिटी से अलग लगो, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज कई बार क्या होता है, द कम्युनिटी लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। अगर आप उनको आइसोलेशन में रखोगे, अलग रखोगे, तो वो ट्रीटमेंट, एक्चुअल ट्रीटमेंट कई बार नहीं हो पाता। तो ये एक्ट हमें स्पेसिफिकली बताता है कि कम्युनिटी लिविंग उनको दी जाए, उनके पास ये राइट हो और वो एक्सेसिबल हो। Thirdly is right to protection from cruel, inhuman and degrading treatment. यानी कि उनको एक सेफ हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, ये फर्स्ट मैंडेट है। ऐसा नहीं है कि वो अगर मेंटली रिटार्डेड है, उन्हें कुछ पता नहीं है तो कैसे भी एनवायरनमेंट में डाल दो। नो, दे शुड बी प्रोवाइडेड अ स्पेसिफिक क्लियर सैनिटरी एनवायरनमेंट, हाइजीनिक एनवायरनमेंट एज यू एंड मी एवरीबडी वांट्स। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि the women who are dealing with menstruation during their monthly cycles, उनको mentally जो retarded होती हैं उन लोगों को हम लोग अलग कर देते हैं, and they are not aware कि उनकी monthly cycles कब start हो गई हैं, और उनको कोई हेल्प करने वाला भी नहीं होता। लाइक उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी कई बार ऐसे होते हैं जो दे थिंक कि छोड़ यार, नहीं, वी कैन नॉट, दैट्स सो डर्टी, बट वो वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। उनको एक प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। इफ दे नीड पैड्स, इफ दे नीड टू चेंज द पैड्स, एवरीथिंग शुड बी, द सिस्टम शुड प्रोवाइड एवरीथिंग टू देम, और ये राइट है उनका। ऐसा नहीं है कि वो मेंटली है तो उनको ऐसे छोड़ देंगे, नो, दे डिजर्व द राइट। Also, the important thing, one more important thing in this section is also कि उनको जो उनका लेजर टाइम होता है, जो खाली टाइम होता है, उसमें उनको हम एजुकेशन या रिलीजियस प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करा सकते हैं, सो दैट वो उनके डेवलपमेंट में, हीलिंग में हेल्प करता है। डॉक्टर्स मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, वो उनकी हीलिंग में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। ऑल्सो द फोर्थ राइट इज, जो हमारे पास भी है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 14 हमारा है राइट टू इक्वलिटी। सेम दिस एक्ट प्रोवाइड्स राइट टू इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन टू मेंटली रिटार्डेड पीपल। जैसे कि हम लोगों को एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, उनको भी होनी चाहिए। जैसे हमारी फिजिकल इलनेस का, हमारे पास या कोई भी इलनेस का इंश्योरेंस होता है, ऐसा मेंटली रिटार्डेड लोगों के पास भी इंश्योरेंस फैसिलिटी हो। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज इस चीज को कई बार अवॉइड करना चाहती हैं, बट दैट शुड नॉट बी डन। दिस एक्ट क्लियरली स्पेसिफाइज कि यू हैव टू हैव अ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर मेंटली रिटार्डेड पीपल टू। नाउ द राइट टू इंफॉर्मेशन इज द फिफ्थ राइट, जो हमारे पास भी है अंडर आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनके पास भी है राइट टू इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन किस बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? उनकी इलनेस के बारे में, कि जब वो ठीक हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो बीमार भी है, कॉन्टिन्यूस बीमार भी है, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास इलनेस की नॉलेज हो कि उन्हें कौन सी बीमारी है, एंड ऑल्सो विच ट्रीटमेंट वी आर गिविंग टू देम इन द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल टू देम। ऐसा नहीं हो कि हमने उनको इंग्लिश में बोल दिया एंड दे नॉट अवेयर अबाउट द लैंग्वेज इंग्लिश, तो उनको आप हिंदी में समझ आता है या एक्शन समझ आता है, जिस तरह से भी समझाना पॉसिबल है उस तरह से हम उनको एक्सप्लेन करें। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट राइट इज राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। उनकी कोई भी जो बीमारी है या कोई भी जो इनकी इलनेस है, उसको जैसे हम अपनी चाहते हैं हमारी इलनेस या बीमारी कई बार हम चाहते हैं डिस्क्लोज ना हो, इन द सेम वे दे ऑल्सो हैव द सेम राइट कि उनकी जो इलनेस है वो डिस्क्लोज ना हो, कॉन्फिडेंशियल रहे, एंड जो स्पेशली जो डॉक्टर्स उनके ट्रीटमेंट में इंगेज हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी ड्यूटी है कि आप उनकी इलनेस को डिस्क्लोज ना करें, बिकॉज समडे और द अदर डे दे विल बी फाइंड एंड दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। द सेवेंथ राइट इज, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट, बिकॉज ये चीजें क्या होती है, कई बार जो सीनियर्स होते हैं या जो स्पेशल वीवीआईपीज होते हैं उनके लिए डिस्क्लोज कर देते हैं लोग, वो ये है रिस्ट्रिक्शन ऑन रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटल इलनेस टू द मीडिया विदाउट कंसेंट। उनकी इलनेस के बारे में, बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप उनकी इलनेस के बारे में मीडिया में उनकी कंसेंट के बिना या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव की कंसेंट के बिना डिस्क्लोज नहीं करेंगे।
Next is right to access medical records. Obviously everybody has a right to access medical records, तो उनके पास भी वो rights available होना चाहिए. Hospitals या establishments जो होते हैं उनको वो right उनका hide नहीं करना चाहिए. The ninth is right to personal contact and communication. जो भी लोग उनके representative हैं या फिर अगर if somebody who is mentally retarded wants to meet someone, if he wishes to meet someone, although वो restricted है उसकी family के या किसी के भी through restricted है and he is a friend, relative or anyone, but he or she wants to meet him, then he should be allowed to meet that person because maybe that can work as a therapy to them. Next right is right to legal aid. ये राइट तो हम मेंटली रिटायर्ड लोगों को देते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं मिलता था, बट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट कि जैसे हमारे पास लीगल एड है, फ्री लीगल एड का राइट हमारे पास भी है, दे शुड ऑल्सो हैव द लीगल एड राइट, एंड दिस एक्ट स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स इन सेक्शन 27 द राइट टू लीगल एड टू mentally retarded people. And the last right is, which is section 28, right to make complaints about deficiencies in provision of services. अगर मेडिकल स्टैब्लिशमेंट में या डॉक्टर्स या साइकाइट्रिस्ट कोई भी उनकी ट्रीटमेंट में कोई डेफिशिएंसी उनको लगती है मेंटली रिटार्डेड पर्सन को या उनके रिप्रेजेंटेटिव को, तो दे कैन मेक द कंप्लेंट्स टू द स्पेसिफिक टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी अबाउट द डेफिशिएंसी, चाहे वो स्टेट अथॉरिटी हो या जो कंसर्न बोर्ड हो उनको. सो दीज आर द 11 राइट्स which are very important and which everybody who is a mentally retarded person or his representative should know about all these things. मैम थैंक यू सो मच. ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली पेशेंट्स के लिए राइट्स बताए गए हैं और आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया है हर एक राइट और समझाया है. मैम अब मैं आपसे पूछूंगी, अगर आप हमें बता सकें कि जो ये मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर एक मेंटल हेल्थ सर्विस डिलीवरी है, सिस्टम है जहाँ एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो गवर्न करती हैं मेंटल हेल्थ सर्विसेज को, एंड उसमें एक प्रोसीजर है, तो मैम बच्चों से रिलेटेड ये क्या प्रोसीजर है, तो ये क्या सर्विसेज हैं जो इस एक्ट के अंदर अवेलेबल है? See, we have this is a very important question in fact, because जो अडल्ट होते हैं वो तो फिर भी खुद देख लेते हैं कुछ टाइम में या उनके फैमिली मेंबर्स देख लेते हैं, बट बच्चों के लिए ना फैमिली खुद ही इतनी परेशान हो जाती है कि दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस थिंग, दे वांट कि उनका बच्चा ठीक हो जाए. तो ये हमारी जो एक्ट है 2017 का, इसमें देयर इज चैप्टर नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 87 which specifically clearly deals about the admission of the minor children. मेंटल एस्टैब्लिशमेंट में कैसे उनका एडमिशन होगा, किस तरह से होगा, एंड द प्रोसीजर इज गिवन देयर. Although we have 12 to 13 subsections in this, जिसमें प्रोसीजर प्रॉपर डिस्क्राइब किया गया है, बट आई बी अ बिट प्रिसाइज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको चाहूंगी सब लोग प्रिसाइजली सुने और समझें, क्योंकि ये जितना बड़ा लिखा गया है उसको शॉर्ट फॉर्म में करके हम समझेंगे तो शायद जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो यहाँ पे और लोग सुन रहे हैं उनको इजीली समझ आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी माइनर है उसको किसी मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट में एडमिट तभी करा जाएगा जब जो प्रोसीजर इसमें दिया गया है वो फॉलो किया गया है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो और द रिप्रेजेंटेटिव और द पर्सन हिमसेल्फ, वो उस प्रोसीजर को फॉलो करेगा तभी ही विल बी एडमिटेड. Firstly, what we have to do is the procedure says कि सबसे पहले the representative of the minor, he has to apply to the medical officer in charge. जो health establishment है उसका जो medical officer in charge है which deals with all these things, he has to apply to that person. And if that person is satisfied, then he will proceed with the next step. Now, what's the next step? The next step is कि we have a team, a particular team is there. Doctors, we have Shalini ma'am and Indu ma'am. They must be aware कि we have a team of psychiatrists, medical officer, medical practitioners who check the patient, who have a kind of interview of the patient. I don't know what is called in legal language, in the medical language, but a kind of interview is done of the patient and they prepare a report. उस रिपोर्ट के बिहाफ पे इट इज डिसाइडेड कि वेदर द पर्सन नीड्स टू बी एडमिटेड और ही कैन बी हील्ड इन द कम्युनिटी ओनली. ये चीज एक प्रोसीजर है, और अगर ऐसा वो उस टाइम पे एडमिशन के टाइम पे नहीं कर पा रहे तो दे हैव अ 7 days ड्यूरेशन ऑल्सो, प्रीसीडिंग 7 days, कि वो उन प्रीसीडिंग 7 days में उसको एग्जामिन करें अच्छे से एंड देन दे विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट. And in report में they have to clearly specify 3-4 things कि whether the severity of the patient is too much that he needs to be admitted,
Secondly, that the well-being of the minor is so important or in the interest of the minor to be admitted in the hospital so that उसका जो हमें जो ट्रीटमेंट करना है वो अच्छे से रिजल्ट लेकर आए. दैट हैज टू बी स्पेसिफाइड इन दैट रिपोर्ट. थर्डली, जो मेंटल हेल्थ केयर नीड्स है माइनर की वो तभी फुलफिल हो सकती हैं जब वो हॉस्पिटल में होगा. बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ मेडिकेशन के लिए हॉस्पिटल में रखते हैं एंड बाकी सब चीज़ें हम वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, उसको एनवायरनमेंट नहीं दे पाते हैं. तो वो चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए. नेक्स्ट चीज़ यही बोलती है कि आप अगर किसी माइनर को एडमिट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, सो यू शुड प्रोवाइड सच एन एनवायरनमेंट टू द माइनर कि उसकी हीलिंग आधी तो उस एनवायरनमेंट से ही हो जाए. घर में कई बार वो एनवायरनमेंट 1-2% नहीं मिल पाता, या मिल गया तो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है एंड वाइस वर्सा. तो उस चीज़ को हमारे हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उसको इस तरह से प्रिपेयर करना होगा, अपने वार्ड को, चिल्ड्रन वार्ड को इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए कि उनकी हीलिंग में वो हेल्प करे, स्मूथ हीलिंग उसकी हो. एंड ये हमारा तो प्रोसीजर था, जो फर्स्ट प्रोसीजर का स्टेप था वो है. सेकेंड है, जो माइनर है उसको आप अडल्ट से अलग रखोगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि वी हैव अ कॉमन वार्ड इन विच अडल्ट्स आर आल्सो देयर, मेंटली रिटार्डेड अडल्ट्स आर आल्सो देयर एंड द चिल्ड्रन आर आल्सो देयर. नो, दे शुड बी केप्ट differently from them, separately from them, because adults have different symptoms and minors have different symptoms. तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि they should be kept separately. नेक्स्ट इज द जो मेडिकली जो उनकी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे हैव द राइट टू स्टे विद द चाइल्ड ड्यूरिंग हिज और हर ट्रीटमेंट. एंड इफ दैट पर्सन, इफ द चाइल्ड इज अ फीमेल and his nominated representative is a male, then he has to appoint an attendee जो फीमेल होगी और उसके साथ रहेगी पूरे टाइम उसकी ट्रीटमेंट के दौरान. आई होप आई एम क्लियर है. जी मैम. या वो उसकी ट्रीटमेंट के दौरान पूरे ट्रीटमेंट के टाइम वहाँ पे रहेगी. सेकेंड इज कि जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, he should be aware about the treatment we are giving to the minor child. ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हो कि वो तो माइनर है, उसे क्या पता. नो, the representative should be aware, and if the medical establishment is not providing him with the details, then he can go ahead and proceed with the different things, which is a legal aspect. The next is कि अगर जो nominated representative है, he thinks that now my child or now the person, the minor child, does not need any kind of treatment, or he does not support his or her admission, then the medical establishment should discharge the child or the minor from the institution. Another very important thing which this act deals is, which is I think the point number 9 of this section, subsection of this section, कि जो भी admission है minor का, जो मेडिकल इंचार्ज है वो उसको अच्छे से एक रिपोर्ट बनाएगा उसकी, एंड 72 आवर्स में जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है, कंसर्न्ड बोर्ड है जो उस एस्टैब्लिशमेंट को देखता है, उसके पास 72 आवर्स यानी कि 3 डेज के अंदर अ रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड and should be submitted to the concerned authority or the board. And उसके बाद उस बोर्ड के पास ये right है that if the board desires to do so, he can come and review or interview the patient, the minor child in the establishment. Another thing is कि जो भी minor 30 days से ज्यादा बोर्ड में रह रहा है, मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट में है, या 30 डेज तक वहां पे वो ट्रीटमेंट करवा रहा है अपना, then this information is too important that it should be provided to the concerned board immediately. And if the concerned board, and it is mandatory for the concerned board कि वो एक रिव्यू रिपोर्ट बनाए 7 डेज के अंदर, उसके जो 30 डेज का एडमिशन था उसमें 7 डेज के अंदर रिव्यू रिपोर्ट बनाए, एंड इफ इट कंटिन्यूज तो सब्सिक्वेंट रिपोर्ट भी वहां पे नेक्स्ट 30 डेज की बनेगी. And the last point which is important for this admission of the minor is कि जो concerned board है वो कम से कम at minimum, and to be very precise and clear, इस section में clearly बोला गया है the concerned board shall, ये mandate करता है, the concerned board को कम से कम minimum क्लिनिकल रिकॉर्ड्स जो माइनर के एडमिशन के हैं या उसके ट्रीटमेंट के हैं वो अपने पास रखने होंगे, एंड इफ इट फील्स नेसेसरी देन द कंसर्न्ड बोर्ड मे आल्सो कम एंड रिविजिट द पेशेंट, द माइनर, एंड टेक हिज और हर इंटरव्यू.
this is the whole aspect of how to deal with the admission of the minor. And I think I'm clear, and also I request all the parents or the representatives कि आप ये rights जो आपके पास है and the admission procedure, इसका तो at least you should have a printout of this and आप अपने पास रखें उसको कि because this should be handed to everyone. बिकॉज यू डोंट नो कि नेक्स्ट टाइम आप जा रहे हैं, आपको जाना पड़े अगर, तो कई बार एस्टैब्लिशमेंट्स दे डोंट give this much importance to all these things, but you should have the printout of this and keep it handy with yourselves. जी मैम, ये आपने इम्पोर्टेंट, बिकॉज आई नो कि एक्ट कोई पढ़ता नहीं है एंड जो प्रोसीजर होता है वो लोगों को पता ही नहीं होता, सो दे आर ऑलवेज ऑन द इंस्टीट्यूट जहाँ बच्चे हैं, जहाँ रखे हैं, एंड क्योंकि डॉक्टर्स बताते हैं कि ये करना है वो करना है, या इंस्टीट्यूट बताता है ये करना है वो करना है, तो वो करते हैं, but they don't know कि there is actually a delivery system. There are mental health review boards in each district which are supposed to regulate the mental health institutes within the district, that are supposed to register these mental health institutes. And mental health institutes mein admission is the last resort. It is always community treatment which should be preferred, and mental health institution में डालना should always be the last resort. मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी तरीके से ये प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है. मैम आई ऑल्सो नो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है उसमें भी मेंटल इलनेस के बारे में कुछ प्रोविजंस है, तो अगर आप वो बता सकें कि मेंटल इलनेस के बारे में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट क्या कहता है, तो दैट वुड बी ग्रेट मैम. Yes, so we have everybody must be knowing, so we have a Personal Disability Act which was passed in the year 2016. And इसमें कुछ specific provisions हैं. Provisions, see, rights to everybody knows, और ये वाले rights मैंने बता भी नहीं है. So इसमें जो majorly और जो important है वो ये है कि जो offenses commit किए गए हैं उन mentally retarded people के against, be it the children or the adult, उनके लिए offenses की penalties क्या है. I'll be dealing with this only because यहाँ पे I think we have a time restraint, तो मैं थोड़ा सा precise रहूँगी. So we'll be dealing with penalties only. So first thing is कि जो भी ये हमारी जो एक्ट है 2016 का, वो हमें क्लियरली बताती है कि अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जो डिसेबिलिटी से डील कर रहा है कोई भी ऑफेंस किया गया है या कोई जो न्यू लॉ बनाई गई है उसको वायलेट किया गया है, उसके लिए हमारे पास कुछ 3-4 पनिशमेंट्स है, पेनल्टीज है, विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई रूल या रेगुलेशन जो उसके अंदर बनाया गया है उसको इन्फ्रिंज करा है आपने, देन यू आर सपोज टू हैव एन इम्प्रिजमेंट ऑफ अप टू 6 months और फाइन ऑफ ₹10,000 और बोथ. इट कैन बी आइदर और बोथ. एंड अगर आपने सब्सिक्वेंट वायलेशन इज डन, then the imprisonment can go up to 2 years and a fine of ₹50,000 to 5 lakhs can be awarded, or both, either or both can be done. Next thing is, which is also important, is कि जो intentionally insult करता है, because ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि people intentionally insult और intimidate करते हैं उन लोगों को जो disability से deal कर रहे हैं. अगर ऐसा कुछ होता है या फिर they exploit the women child or the women or the child जो disability से deal कर रहे हैं, उनके लिए we have an imprisonment of 6 months to 5 years. It can be 6 months or extendable up to 5 years. And the last thing which is very important is कि we have a special courts, and ये एक्ट हमें डायरेक्ट करती है every state को कि that there should be special courts which will be dealing with all these things, which will be dealing with the problems or the offenses of the mentally retarded people. इस तरह से एक कोर्ट डिजाइन की जाएगी कहाँ पर, हर डिस्ट्रिक्ट में. Every state is directed to have such court in each and every district which will specifically deal with all these kinds of problems, the offenses and the penalties. अगर कोई भी जो पर्सन है डिसेबिलिटी से उनके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है. जी वन मोर मैम, थैंक यू सो मच. आपने बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन किया है. वी आर वेरी थैंकफुल टू हैव यू एंड so that you could share knowledge with us. Another thing I'd like to add is that disability certificates available hai for children who are suffering with mental illnesses, and this is something that every parent should know कि अगर हो सके तो मेंटल इलनेस अगर आपके बच्चे को है तो उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे उन्हें काफी सारे रिजर्वेशंस एंड काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं
diagnosis on the basis of that disability certificate. So please do research on this, do understand how to get access to a disability certificate, because it is very, very valuable for a child who is suffering from a mental illness, and it would really help them in making their life a bit easier. So thank you so much, Ridhima ma'am, for being Thank with you. us. Pleasure is always mine. Ji, ji, ma'am. Now we'll talk about common mental illnesses amongst children. And we have our two panelists, both are doctors, both have a very valuable experience working with children. So we'll start with understanding what the common mental illnesses are, and how do we identify that the child is suffering from that illness, and what can we as a community do to help help making life of the child and the parent easier. So Shalini ma'am, firstly I like to ask you, ma'am, अगर आप हमें explain कर सकती हैं anxiety disorder क्या होता है, and how do we identify that the child is suffering from anxiety disorder? Well, you see, while some anxiety is usual in a child, and so a child may feel anxious when faced with a problem at work, before taking a test, or before making any important decision. But anxiety disorder per se, this involves more than temporary worry or fear. So for a person with an anxiety disorder, the anxiety does not go away, and it can get worse over time rather. So anxiety disorders in children, they are persistent fears, worries, or anxieties that can disrupt their ability to participate in play, school, or any typical age appropriate social situation. So in children, the important it can present in different ways. So like we see one variety which we call separation anxiety disorder. So like the child may fear being parted away from people whom they are attached to, and they often worry that some sort of harm may come to that person when they are away. So what they do is that while they are separated, they fear kuch ho na jaye, mummy ko kuch na ho jaye, papa ko kuch na ho. So that is an anxiety is produced. And so these children, they will avoid being separated from their attachment figure. So we will see that the child, how will the child present? The child will not say, I'm having anxiety. So if it's a small child, the child will be overly clinging. So which is not age appropriate. So 7-8 months का बच्चा तो चिपकेगा मम्मी को, लेकिन बड़ा बच्चा हो गया है, still he is clinging. So that is one way which you can detect it. Then the child struggles to separate from parent at arriving school, and if he is away from school, if he is away from the parent, then he will frequently call the parent just to know everything is all right. And sometimes they also want the parent to sleep with them. So this is the separation anxiety. Another variety of anxiety which children have is social anxiety disorder. This earlier was known as social phobia. So here children have an intense fear or they have an anxiety towards social situations or performance situations. So they feel embarrassed and they avoid social situations, and this can manifest in different ways. As we see that if their child is in a class, then he will avoid participating in class activities. He will avoid certain classes where he feels more embarrassed. Lunchtime also, he will sit quietly and have his lunch. He will avoid speaking to unfamiliar people, and majority of the time they also don't like to go to places where they will be meeting unfamiliar people. Another variety is selective mutism. So this happens when the child has the capacity to speak, but he will fail to speak in specific social situations despite having this normal language skills. This occurs usually before the age of 5 years. And this is often associated with extreme shyness, fear of social embarrassment, and some compulsive traits. So when the child is there, we will see that the child is avoiding speaking to the teacher, to his classmates, answering questions in class. While at home, the child will be very much normal and talking to family members and people he is familiar with. But to unfamiliar people, he will not be talking.
Another variety where the child can present with anxiety is the generalized anxiety disorder, which also happens in elder people also. So people with this sort of anxiety, a generalized anxiety disorder, they display excessive anxiety and worry, and they worry for most of the time, for most of the days, at least 6 months. Then only we can call it a generalized anxiety disorder. So what will happen in elders, they present in different ways, but in children, such children will, they'll not be sure of themselves, and they repeatedly ask the parent or adult for reassurance. Rather, it is seen that these children, they express worries which are not developmentally appropriate. So a small child may be worrying about finance, about terrorism, things like that. And we often see in our clinics also that these children come up with, frequent stomach aches, frequent headaches, muscle tensions, or majority of the time sleep problems, such as, difficulty in falling off to sleep or staying asleep, or restlessness. And as they grow, usually the adult type of symptoms also come in the elder children, like feeling restless, wound up, on the edge, which we call edgy ho raha hai, easily fatigued and very irritable because they are high strung. Then in children we have another, some children may be having specific phobias, like they avoid certain situations, or which normal their age children will, their peers may be doing that, but there are particular phobias which these children with this anxiety may be having. Some children even fear eating because they fear ki choking na ho jaye. Some children just will not go to the pediatricians with the fear of injection. Some will not sleep because in the darkness they feel very anxious. So, all these symptoms to some extent are present in children, but it's not age appropriate and it is consistent. Then one more thing, panic disorders are very common in children also. And panic disorders means they have a sudden, period of intense fear that comes on quickly and reaches a peak within minutes. And during a panic attack, the child may be having, palpitations, which is, a pounding heartbeat, or an accelerated heart rate, you can say. Then he may be having sweating, trembling, shaking, sensations of shortness of breath, even feeling of choking can come, and the child feels from inside that there is impending doom, and he feels that he's out of control. So people with panic disorders, they often worry that when will the next attack come, and they try to prevent future attacks by avoiding places, situations, or behaviors that they know are associated with their panic attacks. So like this, in different ways, children can present with anxiety disorders. Thank you so much, ma'am. Indu ma'am, I will ask you. Shalini ma'am ne hame bataya about anxiety disorder. There's another disorder that is eating disorders, and this is I found is very common amongst children. अगर आप बता सकें कि ये eating disorder क्या होता है, and what are the symptoms, कि आपको पता चल जाए कि but the child is suffering from this kind of an illness. See, actually, eating disorder is a mental health condition where you will see abnormal or disturbed eating habits. So I'm sure we all see among kids, they have problem with food. They're very picky about food, or they like particular food. For example, they like soft drinks, or they like chocolates, or they like fast food, but that's not eating disorder. So eating disorder, we can actually classify in three manners. So one is when they start eating less, or when they start eating more, or when they eat unhealthy food. So these are usually three, disorders we get to see among kids. Usually it starts in pre-teen age because puberty has preponed. So now we see even pre-teen girls and boys are very conscious about, their diet. So especially when I talk about eating less. So basically in terms of, eating disorder, it is called anorexia nervosa. So usually those who are suffering with this problem, they would actually eat so much less because they want to actually, reduce their weight or maintain that zero size, or they want to really, get a particular shape or a, figure.
And the problem is this is now happening even in pre-teen age. It's not just in the teenage and the grown-up girls. We get to see this among a lot of pre-teenage kids also, who are conscious about that they are supposed to eat very less. I was reading an article. 11-year-old girl. She said, "I'm not going to eat today. Why? Because I don't have my sports class today, so I'm not going to burn enough in missing calories. So I'm going to eat less today." So that is the extent of kids becoming conscious of their food habits. But yes, definitely this is there as a disorder, and you will come across kids who would actually lose weight to the extent they look malnourished. They will not even be left with enough energy to do their regular things. So that's something really warning sign they should really be we should be looking for. Then second thing that we get to see is where kids eat more. That's called bulimia. So there you will see kids, one, they would eat more just because they have fat for food, but after eating they will go in guilt that, oh, have taken so much, that and they even go to the extent of compensating it by maybe inducing vomiting. I mean, this goes to this extent. You will see this. And then there are kids whom you will see eating a lot, maybe because of anxiety or some kind of worry. You may have seen, people, they say that when I'm anxious, I really eat a lot. That's somehow that gives me a feeling that I'm full and I'm energetic and I can handle it. So these are very common kind of situations that we see people with who have kids especially who have eating disorder. Then of course there's another one where they actually go for very specific kind of food. Although that's not part of disorder, but that's more common that you would be seeing, and I'm sure pediatrician Dr. Shalini would agree with me that you will see that kind of behavior very often, where kids will be very fond of eating only something like fast food, or specifically soft drinks, or maybe pizza or burger or Maggie. I mean, so much so that they can eat all 3 times in a day, and that's all part of unhealthy eating. And it's really worrisome, and especially in the present time that we get to see in tier 1 and tier 2 cities. This has become a very regular feature where kids are very fond of eating these kind of things. They are not very fond of eating homemade food or the kind of balanced diet that we normally have. So that's really something very, very worrisome. So when it comes to how do you identify these things, see, these kind of food fads, I think everybody would have. They would like something, especially among toddlers. You will see that they will have a liking for a particular food or dislike for another food. That's all right. That's normal. But very particularly children who have maybe anorexia nervosa kind of a disorder. So you will get to see that they have a personality kind who are more like rigid on certain things, or they have flair for perfectionism. They want everything to be in order or in a particular system. And also kids who have higher level of anxiety, they are more prone to this kind of concern. Then among kids with depression also, because in depression you will see there will be definitely a change in their food habits. Either they will eat very less or they will eat more. So both the variations would be associated even with depression also. Then people who have kids, especially who will have difficulty regulating their emotions. Again, there you will get to see that when they are not able to regulate their emotion, it actually falls on their food. Maybe either they will eat less or they will eat more. As I said, you will see girls and kids when they are anxious, they have tendency to eat more. I mean, you may have seen people eating chocolate when they feel anxious. I'm feeling low. I'm feeling empty, so I'm taking some soft drink or some quick bite so that I can get that energy. Then, of course, people who are very particular about size, shape, weight, they are more prone to it, and we need to be really careful that they don't get into any kind of, this kind of a situation where they actually suffer with the mental disorder. So, I mean, parents and teachers, they can definitely identify these things. These are clearly visible symptoms. Only thing that we need to be, aware of is that they are around us, and we need to keep an eye on them. जी मैम, आपने आपने अभी कहा डिप्रेशन के बारे में, यू मेंशन डिप्रेशन. मैम, दिस इज अ वर्ड दैट ड्यूरिंग कोविड हैज बीन यूज्ड अ लॉट.
We understand many times we say we are sad, but people express it as I am depressed. So Yeah. the word depression is very misunderstood, and इसका clinical meaning अलग है और normal general parlance में जो use किया जाता है वो उसको sadness की तरह use किया जाता है. तो मैम अगर आप बता सकें what is depression and how do we know a person or whether I am depressed? How do I know that? I think you raised a very valid question. Vani, I remember I had gone for a meeting and there was a parent sitting next to me. She asked me, by the way, ma'am, what is your profession? What is your background? And when I told her that I'm a psychologist, her first question was that, ma'am, can kids have depression? That was her first question. I said, yeah, that's possible. She said, my son's teacher has told that your son is suffering with depression, so you must consult somebody. So I first want to warn everybody that please don't use this word loosely. We should not use this label depression, because clinical depression has very specific symptoms and there are clinical, parameters on which you say that yes, this child is suffering with clinical depression. But yes, very rightly as said by you, when you are feeling low, when you are sad, when you are unhappy, when you are not active, you may feel low, but that's not depression. So one clear this thing that we have to understand. Yes, people feel low, they feel upset, they are crying, but if it is there persistently for more than 2 weeks, then you can say that yes, maybe this child has depression. And that also, see, we have to see, if we look at it, since we are talking about children, so I'll very specifically talk about children because it's very important to identify their problem. See, their major area of activity we can divide in 3 areas. One is at home with their family, then second is with their friends. It could be neighborhood friends or their school friends. Or third is their school performance. So if you see a deviation in all the 3 areas, or at least two of the areas, that also for more than 2 weeks, then I think it is worrisome. Of course, otherwise also we should keep an eye. If you see your child quiet, if you see them silent, if you see them aloof, if you see them not participating, if you see them not eating, yes, every parent should address it, definitely, no doubt about it, but don't label it as depression. Don't label it as depression. In case if you see that yes, child is quiet for almost more than 2 weeks, child's performance has gone down, child is not socializing, child is not doing the regular activities, sleep pattern is disturbed. Mostly kids would oversleep when they are depressed, and especially among teenagers, you will see that they would like to just shut themselves in the room, and they would not like to interact with somebody or anybody when they are annoyed or when they are depressed also. So even food habits, as I said, mostly in depression food habits will go down. They will eat less mostly, but yes, there can be variation from eating nothing to eating a lot. It can be anything, but we need to keep an eye. Then of course there's a possibility of kids going into drugs and alcohol, smoking, especially when they are into depression. So any change of this sort should immediately kind of give us an idea that there is something worrisome. Then in case if they express feelings of hopelessness, helplessness, worthlessness, these three things, if you can see in their talk or in their discussion or in their thought process, that's a sign that they are definitely, slipping into depression. See, the good thing is before they go into depression, they show sign and symptom. And it's not just about the kids. I think it is with everybody. As you said, Vani, that how do I identify that anybody has depression? Everybody, when they are going into depression, they have pre-depression symptoms and they call for help. They cry for help. I think as their parents or as their family member, we should be able to identify that phase, and you can help the child come out of it before actually they slip into actually clinical depression. And anytime they express suicidal thoughts, that is something we really need to be really concerned about, because that cannot be taken lightly. Never ever kind of say, बच्चे हो तुम, कैसी बातें कर रहे हो, तुम मरने की बातें कर रहे हो, अभी तो सारी जिंदगी तुमने देखनी है. अगर उसके मन में ये बात आई है, मतलब it is something to be worried about. We need to address it.
I think this is something which anybody, I mean, you don't have to be a doctor or a psychologist to identify these symptoms. You just need to be in touch with your child, be available, see any change in the behavior, identify it, address it, work at your level. If you think you're not able to handle it, you must take professional help. Don't take it lightly. It should be addressed. I think I answered your question. जी थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने कही हैं. शालिनी मैम, आई वुड लाइक टू आस्क यू, in children usually it is very common that children have ADHD, which is attention deficit hyperactivity disorder. Ma'am, what is this and how do we identify that the child is suffering from this mental illness? Well, as you said, attention deficit hyperactivity disorder, which we call ADHD in short. This was earlier known as, a lot of people used to call it hyperactivity disorder. But it's actually a combination of things. So what is happening is that there is a dissociation between the cognitive abilities of the child and the neurobehavioral domain of attention, impulse control, and motor activities. So compared to with most of the children of the same age, the children who are suffering from ADHD, they have difficulty with attention, impulsive behavior, hyperactivity, or a combination of these problems. It's not necessary that everybody will be having all of these three major subsets of symptoms. And sometimes normal children also, Vani, agar aap dekhte ho ki a lot of children will show hyperactivity at certain time, or maybe impulsive, or they are lost in their own world and they are not attentive. But to label a child as ADHD, it is important that these symptoms should be happening firstly at 2 or more settings. Meaning, if the child is having these symptoms in school and not at home, then he is not a child of ADHD. So, home में हो, school में हो, social situations में हो, at least 2 settings में ये symptoms हो, तब हम उसको label कर सकते हैं कि ये ADHD है. दूसरा ये भी बहुत जरूरी है कि ये सिम्टम्स जो हैं सिग्निफिकेंटली बच्चे की लाइफ और उसकी एबिलिटी टू फंक्शन इन सम एक्टिविटी ऑफ इट्स डेली लाइफ, वेदर घर का काम, स्कूल का वर्क, रिलेशनशिप विद पेरेंट्स और सिबलिंग्स, कहीं ना कहीं उसको असर करते हो. इट्स इम्पोर्टेंट अगेन दैट दिस शुड बी persisting for the last 6 months, and usually we see that these symptoms start off before 12 years of age. So symptoms हैं क्या? As you asked. So names के हिसाब से ही बता रहे हैं. Inattention, attention deficit बोला था, तो inattention means the child is not paying attention. So this child will have lack of focus. He will not be focused on whatever समझिए आपने conversation start करी, he will start and then he'll wander off. So there will be lack of focus. Then he'll be totally disorganized, obviously, because he's not focusing. There will be difficulty giving attention to detail. So that's why these children have problems with doing their homework, because detail को ध्यान ही नहीं दे सकते हैं. And they have problem staying on a topic while talking also. So they may be talking of one thing and they may flip from one thing to another. So ये inattention के symptoms बच्चे में हो सकते हैं. Then some children may be having symptoms of, or maybe the same child may also be having symptoms of hyperactivity. So hyperactivity, as the name suggests, the child is overactive, he's fidgety, he cannot sit in one place, he squirms in his seats, तो हाथ पैर हिलते रहते हैं, and अगर जबरदस्ती भी किया जाए तभी भी. So this child may get up frequently to walk around, and socially जहाँ पे it is not expected, उन जगहों पे भी they keep climbing, चेयर के ऊपर चढ़ जाएंगे, टेबल पे चढ़ जाएंगे, where a normal child would not socially be accepted to do such things. So these children also have trouble playing quietly because they are hyperactive, or even doing their job भी, hobby है कोई, वो भी quietly नहीं कर पाएंगे, jumpy रहेंगे. Then there may be some subset of children who may be very impulsive in nature. So as the name suggests, they will be very impatient. They will have a hard time
waiting to talk or react. So you may be talking and suddenly उनको ध्यान आया कुछ and आपकी बात काट के वो बीच में interrupt करेंगे. And sometimes they blurt out, school mein they blurt out answers even before someone has finished asking them the question. And this often happens in classes also, and they get reprimanded in school by the teachers because the teachers are not sensitized to their problems as such. So we have these children who may be having either of these problems or a combination of them. And these are the children whom we label under these circumstances as having ADHD. थैंक यू सो मच मैम. मैम एक और जो बहुत ही कॉमन मेंटल इलनेस है वो है ऑटिज्म, which is called autism spectrum disorder, ASD. Ma'am, what is autism ASD and how do we identify that a child is suffering from this? So first we mentioned ADHD, and now we are coming to ASD. Let's not confuse in the alphabets. It's autism spectrum disease. Spectrum means so there is a range. So it's basically autism, and medically we call it autism spectrum disease because there is a variety of severity and expressions and the way they present. So usually this is a developmental and a neurological condition, and it happens in early childhood, usually before the age of 3 years. In ADHD, we had mentioned that it should present before 12 years at least. Now, autism is presenting at a very young age, usually before the age of 3 years. So, though, as I said, there is a spectrum and the severity may differ, but basically the child is lacking normal social development. Yeah? So these absence of the normal social growth, this can be marked by certain symptoms, signs and symptoms, as you are asking. So they may be basically this can be subdivided into two, like a child may be having difficulty with communication and interaction with other people, even as home people, parents also, with anybody. So there is a difficulty in communication and interaction, and then there is a restricted interest and repetitive behavior. These are the two hallmarks. So these symptoms can hamper the child's ability to function properly in school, if they are bigger, than at work also, and in other areas of life, even normal housework or being at home also. And so if we see, as I mentioned, this difficulty with communication, so children who are having problems with social communication and interaction, they are noticed, mother will tell ki, or as a pediatrician, we see that the child is not having a consistent eye contact. So when you're talking to the child, you're pointing out something, or the mother is also talking to the child, asking him, "Doodh loge?" The child is not maintaining a eye contact, which is very important. So it is not consistent eye contact. That is a hallmark. It's a very important thing by which we pick it up. Then there is a tendency, in the child not to look at or listen to people. So you may be calling the child fails to respond to his name also, or agar aap aise ya ishara karke bhi bulate ho, still he is not going to respond or look at you. Such children also, they will not share enjoyment of objects or activities like children do. They will show ki wo dekho, they will point to flower or something they want, they will point to it. But these children, usually when we ask the parents ki point karta hai koi object jo usko chahiye hota hai, they say usually not. And apna kuch usne agar अच्छा सा कुछ देखा, suddenly कोई toy discover करा, he will never show it कि देखो मुझे ये मिल गया. So they have difficulties in, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं ना, हमने कुछ बोला, आपने जवाब दिया, हमने कुछ बोला, तो वो जो बैक एंड फोर्थ होती है कन्वर्सेशन की, वो इन बच्चों में टोटली लैकिंग है. अगर थोड़ा बहुत ट्रेन भी कर दिया तो वो बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन की नहीं होती. एंड दीज चिल्ड्रन विल गो ऑन टॉकिंग, सम ऑफ देम हु आर टॉकिंग, दे विल गो ऑन टॉकिंग अबाउट सम ऑफ देयर फेवरेट सब्जेक्ट, या जिसके बारे में भी उन्होंने बात करनी है, एंड नॉट नोटिसिंग कि हाँ वाणी सुन रही है कि नहीं सुन रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, इज शी इंटरेस्टेड और नॉट. They'll just go on, and their facial expressions, movement, gestures, they do not match with what is being said. तो बोल रहे होंगे खुशी की बात,
फेस ब्लैंक भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है, कैसा भी। एंड वहां आवाज से याद है कि दे हैव अ वेरी अनयूजुअल टोन ऑफ वॉइस, सो लॉट ऑफ पीपल ईदर सिंग सॉन्ग या रोबोटिक आवाज होगी। सो इफ सपोजिंग द चाइल्ड इज हंग्री एंड खाने का टाइम है, ही से खाने का टाइम हो गया है, मुझे खाना दे दो, लगेगा जैसे रोबो बोल रहा है। सो इस तरह से आवाज होती है। And because interaction की problem है, they do not usually have a good understanding of another person's point of view. Even a mother sometimes complain करती है कि बिल्कुल लगता है कि sympathetic ही नहीं है, समझता ही नहीं है मेरे को क्या problem है। But it's not the child's problem. His wiring is such that he has problem understanding this. So this was the interactive. Then there's another part to it, which is like restrictive or repetitive behavior. So in this, the child repeats certain behaviors, have unusual behaviors and words and phrases, and there is echolalia, which like supposing you ask him burger खाओगे, so he will, instead of saying yes or no, he will repeat. आपने पूछा burger खाओगे, he'll say burger खाओगे या सिर्फ खाओगे, मतलब not responding but copying what you are saying. Then another thing which happens with repetitiveness, which I'm saying, is they have a lasting intense interest in certain topics. कुछ बच्चों को numbers में, कुछ को details में, कुछ को facts में, because तो वो उनको बहुत interest होता है उसमें और बिल्कुल अंदर उसके पड़ जाते हैं डिटेल में। एंड फोकस्ड इंटरेस्ट होते हैं उनके, स्पेशली देखा गया कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स एंड सच, इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता है। और पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उनमें भी इसमें क्या क्या है इस गाड़ी में, पार्ट्स, एक एक पार्ट निकाल लेंगे और देखेंगे और याद भी रखेंगे। सो दिस इज फोकस्ड इंटरेस्ट एंड दे गेट सो दे आर एक्चुअली वेरी रूटीन डिसिप्लिन प्रिय जिसको बोलते हैं ना। और अगर स्लाइट चेंज भी उनकी रूटीन में हो गया तो दे गेट वेरी अपसेट अबाउट इट। So these are the major symptoms, and one more thing is that they may be, overly or sometimes less also sensitive to sensory inputs. So you will have some children, light strong है, they will not like it, आवाज तेज हो रहा है तो कान ऐसे कर लेंगे बिल्कुल, या क्लोथिंग या टेम्परेचर, इन सब चीजों के लिए ओवरली सेंसिटिव भी हो सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको काफी नेगेटिव चीजें बता दी इनके बारे में। लेकिन हाँ, और स्लीप प्रॉब्लम्स होती है, इरिटेबिलिटी होती है। लेकिन कुछ बच्चों में, जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, कुछ बच्चों में दे हैव अ ग्रेट एबिलिटी, आई वुड से, टू लर्न थिंग्स इन डिटेल and remember information for long periods of time also. And they are very strong visual and auditory learners. So while training them, we should take care of these things also. And usually पढ़ाई में ये लोग maths, science, music, art, इन चीजों में भी excel कर सकते हैं. But it's not necessary that they will be having excellence in these lines, but they can have this. So these are the traits which these children will be showing. Thank you so much, ma'am. Indu ma'am, when I was doing research for our webinar today, I noticed, and this was very new for me, कि बच्चों में PTSD भी होता है. Now PTSD is post-traumatic stress disorder, and I know that usually war veterans and adults, after a major incident in their life, they have PTSD, but बच्चों में भी PTSD होता है. Can you explain us कि बच्चों में PTSD कैसे दिखता है? What are the symptoms and how do we know whether the child is suffering from this? See, PTSD is basically when one is not able to come out of the experience of some terrific experience or some painful experience. फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थक्वेक हुआ या फ्लड्स हुए या कोई वायलेंस हुआ या कोई टेररिस्ट अटैक हुआ या कुछ ऐसा देख लिया जो कि बहुत ही हॉरिफाइंग है. एंड स्पेशली चिल्ड्रन आर वेरी वल्नरेबल, दे आर वेरी delicate, fragile, so they get affected by it. Usually they recover out of it, but you will come across children and adults who are not able to recover from this, and as a result it can actually last for months or years. You can actually see them going back to that memory and experiencing everything at the emotional and at the physical level. आप देखोगे कि
अगर जैसे जिन्होंने कभी अर्थक्वेक अगर फेस करा है तो जरा भी कोई बाहर अगर थंडरस्टॉर्म भी होता है तो उससे वो घबरा जाएंगे, या अगर पानी की आवाज आएगी तो उनको फ्लडिंग वाला वो टाइम याद आ जाएगा कि दे हैव सीन दिस, या बाहर अगर कोई जरा सी भी कोई थम करके भी आवाज आई तो उन्हें लगेगा कि मे बी सम शूटिंग इज गोइंग ऑन और सम टेररिस्ट अटैक हैज हैपेंड, बिकॉज वो उनको फ्लैशेस और वो नाइटमेयर जो है उनको हॉन्ट करता है एंड दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, एंड इट एक्चुअली passes through them in physical and emotional sense, and it stays with them for very long time. Now when it comes to how do you identify them, normally बच्चे जो है कुछ दिनों में दे ओवरकम इट. फॉर एग्जांपल अभी एक 15-20 दिन पहले मुझे किसी का फोन आया, शी सेड कि मैंने इसको कोई कार्टून फिल्म दिखा रही थी और उसके बीच में हमने कोई छोटा सा कोई हमने ऐसा कुछ देखा, कोई क्लिपिंग देखी जिसमें वो कोई भी चीज के बारे में कुछ बता रही थी. So this child saw it and she got affected by it and she was remembering it after that. She said कि मुझे किसी अंधेरे वाली जगह पे नहीं जाना, मुझे ऐसी किसी उस जगह पे नहीं जाना जहाँ मुझे अकेला हो या अंधेरा हो. Although it was not something horrifying, but that vision itself was horrifying for that child. So she was really very disturbed. So the mother asked me, now how do I help her? I said, don't overreact to it, but don't try to ask her to close these things. You must talk to her, explain to her, discuss with her, so that she feels slowly, comfortable and she gets desensitized from it. लेकिन अगर ये बहुत लंबा चलता है, like I mean, you may have seen people having these nightmares even when they are grown up. They would have memories of those things. बहुत ही ऐसे वाले experiences होंगे जो कि बहुत painful हैं, जिसको वो they couldn't let go. So they are still with them and they are haunting them. And आप देखेंगे उनकी they will be hypersensitive, they will be hyper vigilant to the stimulus, they will be hyper reactive to the situation. छोटी सी बात पर भी उनका reaction जो है बहुत extreme reaction होगा. बहुत बारी इस वजह से they will even lose trust in people in case if they have been cheated by somebody, then they may even lose trust in people. और in case especially जैसे जिन families में violence बहुत है या husband wife के बीच में बहुत major violence रहता है and children have seen that, so there's a possibility that they will actually have lot of anxiety for that kind of violence from happening again. या पेरेंट्स छोड़ के चले गए and nobody is looking after them and they are living with their grandparents or with somebody, so they may even experience extreme separation anxiety from their parents because they are afraid now that they may again have to go through the same experience. Of course all this can lead to anxiety, जैसे कि डॉक्टर शालिनी ने बहुत अच्छे से समझाया एंजाइटी के बारे में, कितनी तरह की एंजाइटी उन्होंने बताई, सेपरेशन एंजाइटी बताई, सोशल एंजाइटी बताई, फोबियाज बताई. So they all these things can precipitate because of this, and we have even seen kids going into depression because of these situations. अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया, इसको रिजॉल्व नहीं करा गया, this can end up into mental health conditions and it should be addressed as early as possible. Thank There you are so much, number ma'am. जी. Yeah. So there are a number of Okay. ways you can actually handle it. Of course, first is when parents are able to listen to the child, talk to the child, explain to the child, and then also slowly desensitize the child from it. Of course, otherwise, in case if it is not helping, then it's required to take professional help. CBT is a good technique that helps these kids. Art therapy, it's a new way, but it's really very helpful. You may have seen when you ask children to draw some painting or picture, so they are able to kind of depict their inner self, and when they are able to talk about it, it kind of ventilates, catharsis jaisa ho jata hai unke liye. So that's helpful. Even systematic desensitization is also another good way that we use for children, but this needs to be addressed as early as possible. थैंक यू सो मच मैम. फॉर आवर ऑडियंस में एक चीज कहना चाहूंगी कि हमारे पास जो हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने सिम्टम्स बताए. प्लीज इन सिम्टम्स को आप सेल्फ डायग्नोसिस के लिए मत ले लीजिए कि आपने देखा और आपने सेल्फ डायग्नोसिस कर दी कि हमारे बच्चे को ये है. ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि आपके बच्चों को इशू हो रही है या हो सकती है, एंड आपको प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए. Always take help of professionals, mental health experts, psychologists, psychiatrists who are best placed to understand कि आपके बच्चों को अगर ये illnesses है and उसको वही बता सकते हैं कैसे मैनेज करना है.
प्लीज डू नॉट गो टू गूगल. आपने सेल्फ डायग्नोसिस कर लिया, आप गूगल पे चले गए, आपने देख लिया कैसे मैनेज करना है, आपने कर लिया. मेंटल हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. Please seek professional help. Please ask them to guide you on what should be done to manage your child's condition and the illness, and what medicine should or should not be given, or what treatment should or shouldn't be given. क्योंकि हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो आई वुड कम टू द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फॉर दिस सेशन, एंड आई वुड आस्क both our panelists, Shani ma'am and Indu ma'am. Ma'am, as a person, as an individual, I know कि पेरेंट्स जिनके बच्चों में मेंटल इलनेस होती है, दे आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, एंड समटाइम्स इट हैपेंस दैट दे बिकम आइसोलेटेड फ्रॉम द कम्युनिटी इटसेल्फ. नाउ आई नो community sensitization is very important, but as an individual, because I'm part of the community, what can I do to ensure कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए लाइफ थोड़ी इजी हो सके, कि बच्चों को एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिवनेस मिले, and how can I help somebody that I know who has a child who might have mental illness? What can I do as an individual? Indu ma'am, अगर आप इस सवाल का पहले जवाब देंगी. Sure. मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात जो है वो है एक्सेप्टेंस. सबसे बड़ी जो मेजर जो हर्डल है वो ये है कि मेंटल हेल्थ को हम पार्ट ऑफ हेल्थ मान नहीं रहे हैं. पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, चोट लगी है, वी विल रश टू द डॉक्टर. बट अगर बच्चा तकलीफ में है, रो रहा है, चुप है, बहुत टाइम से कुछ इशू आ रहा है, आई मीन वी हेजिटेट एड्रेसिंग इट एज अ कंसर्न, एज एन इशू. तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस कि अगर फिजिकल हेल्थ इशू आ सकता है तो मेंटल हेल्थ इशू भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, है ना. दूसरा ये है कि उसको एड्रेस जरूर करें. चाहे आप स्कूल टीचर हैं, डोंट लीव इट अनएड्रेस. चाहे आप पेरेंट हैं, you must address it. I mean, I have a case, the lady is suffering with OCD and husband says there is nothing called OCD. I mean, this is really very sad when we as a family, if we think it this way. अगर बच्चे को ADHD की प्रॉब्लम है and we say कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे बच्चे छोटे होते हुए शरारती होते हैं, कुछ नहीं होता, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, बड़ा होगा अपने आप ठीक हो जाएगा. बड़ा होगा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन उसके जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं वो सारे खराब हो जाएंगे, वो सारे चले जाएंगे, एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विल बी अफेक्टेड. एक्सेप्टेंस होना, एड्रेस करना बहुत जरूरी है. और एक और चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि काउंसलर सब जगह नहीं होंगे, है ना. स्कूल में भी मैं कहती हूँ कि टीचर्स को अगर एक काउंसलर है तो एक काउंसलर आपके 1000 बच्चों को हैंडल नहीं कर सकती. लेकिन अगर पेरेंट्स और टीचर्स थोड़े विजिलेंट हो जाएं, थोड़ा ध्यान रखें, एंड इफ दे कैन identify that this child has some problem, उसको लेबल ना करके उसको एड्रेस करें. I think lot of these issues can be helped at a very very early stage and we don't have to go for a very long term treatment. स्कूल लेवल पर थोड़ी इंटरवेंशन हो जाए, पेरेंट्स लेवल को थोड़ी गाइडेंस मिल जाए कि कैसे. अब जैसे ADHD है, माइनर लेवल, मॉडरेट लेवल ADHD में सिर्फ पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत है, स्कूल को थोड़ा कोऑपरेट करने की जरूरत है. यू कैन हेल्प द चाइल्ड. And I've seen children going from ADHD to very severe mental health condition just because of mismanagement of the child. So इसका मेरे ख्याल से I think we all have to become very aware of it. जी. Thank you, ma'am. Shani ma'am, if you would share your thought. Yeah, I think Dr. Saab really put it very clear. But I want to bring home one more point that, you know, of late general perception mental illness की improve तो हुई है, but still there is a lot of stigma against mental disorder, mental diseases, and this is mainly due to media stereotype and lack of education. And you know, people tend to attach negative stigma to mental health. इससे क्या होता है, at a much higher rate. जैसे कि किसी को कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, किसी बच्चे को कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा नेगेटिव स्टिग्मा है. तो अगर हम ऐसे बच्चों को रिस्पेक्ट दें, एक्सेप्टेंस डॉक्टर ने बताया अभी, तो क्या होगा कि कोपिंग इन बच्चों की इन इलनेसेस से इजी हो जाएगा. पीपल विल सी द चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल एंड नॉट एज द इलनेस पर से. And if you can advocate within our own circles of influence, then this will help get these individuals the same rights as other people have. Moreover, removing the stigma से क्या होगा, लोग बाहर निकल के आएंगे, उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे.
है ना। तो लर्निंग, हम अपनी लर्निंग जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लोगों के साथ ये शेयर कर सकते हैं, इन बच्चों को एक हेल्पफुल सपोर्ट दे सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को सेंसिटाइज कर सकते हैं, जिससे कि मोर प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग होगी इनके लिए, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स होंगे जो कि सपोर्ट, ट्रीटमेंट, हेल्प इन सब बच्चों को मिल सकता है। एंड आई फील इनसे, इन बीमारियों से रिलेटेड जो कॉमन मिथ्स हैं उनको ठीक करें और कर सकते हैं if our knowledge and we are educated about these diseases, and so the people will be out, and these children can be converted into, they can be helped to lead healthy and productive lives. मोरओवर स्पेशली जैसे आपने एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियों का नाम लिया, ये सब बीमारियां तो ट्रीटेबल, हाईली ट्रीटेबल है, ये मैसेज कम्युनिटी को जाना चाहिए। And I also feel that as an individual, if one is motivated, then in one's own capacity, we can adopt a child's education, his physical, mental, emotional needs, finance them. Why not? है ना, कर सकते हैं। हम एजुकेशन को करते हैं तो हम ऐसे बच्चे की, देयर आर सो मेनी पेशेंट्स वी सी जिनको ओटी की जरूरत है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, बट वो बच्चे नहीं जा सकते हैं, या और कोई स्पेशल थेरेपी की जरूरत है, सीबीटी चाहिए, सीबीटी के बहुत सेशंस होते हैं, इट्स कॉस्टली, वी कैन फाइनेंस देम इफ वी वांट टू हेल्प आउट। एजुकेशन के लिए बहुत लोग आगे जाते हैं, हम क्यों नहीं ऐसे लोगों को, बच्चों को इमोशनल बॉन्डिंग करें, इमोशनल सपोर्ट दें। जो बच्चे हैं उनको हम जाएं, टाइम अगर देना चाहते हैं तो इनको एक फ्रेंड की तरह एक इमोशनल सपोर्ट हम एज एन इंडिविजुअल दे सकते हैं। कंपैशन हमें इनकरेज करना है लोगों में, जनता में, रादर देन डिसइंटरेस्ट, अरे हमसे क्या मतलब, हमारे घर का थोड़ी है, प्रेजुडिस है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब चीजें। और एंड हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द सफरर। एडीएचडी के बच्चों को अक्सर लोग कहते हैं बहुत शैतान बच्चा है, नाक में दम कर दिया इसने, बहुत शैतान है। And I have seen parents saying like that, I have seen teachers talking like that, and the child is suffering from ADHD. So we have to bring compassion within ourselves and spread it around, sensitize the society. That is very important. नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने कहे हैं इंदु मैम। जैसे आपने कहा कि एज अ पेरेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले अपने आप को अपने आप की नॉलेज बढ़ाएं इन सब के बारे में, हम बच्चों को सुने, वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, वो जाने। एंड शालिनी मैम, जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, आपने सीख तो लिया, लेकिन आप अगर बता नहीं रहे हैं किसी को, या ये जो आपकी नॉलेज है आप किसी और को नहीं दे रहे हैं, तो उसमें कम्युनिटी की मदद नहीं होती। These are very important points. Thank you so much, Ridhima ma'am. आपने इतनी अच्छी तरीके से explain किया. So to all our panelists for taking time out, having such a detailed and informative discussion. Thank you. I would now like to present the vote of thanks. Firstly, I wish to thank Mrs. Jyoti Majumdar, who is the president of Chetna, and Mrs. Pragya Prande, founder of Chetna, for their guidance and support. I would like to thank our panelists today. कि इतने important topic पे they have come and they have spoken so well, shared their experiences, professional and personal, which have enriched us. So thank you. I would also like to give a special mention to Tanjul Kapoor, who is from Team Chetna, for her assistance in today's webinar. Last but not the least, I would like to thank everybody who's joined us today. आप सभी को इतनी सारी information मिली है, अगर हम सभी advocate बन जाएं, I think that would be the best for mental illness and mental health, advocating for the rights of the child. So thank you so much. If you want to send your feedback, you can on the email that has been provided. That's chetnafordelhi@gmail.com. And join us again next Sunday on another webinar on child rights. Till then, stay safe and goodbye. Thank you. Thank you.